हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए पार्ट सेकंड पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पार्ट सेकंड क्लास 12th है एनसीईआरटी। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो कि आपको पार्ट फर्स्ट में सब कुछ बता चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे परागण, स्वयं परागण और सब कुछ पढ़ा चुके हैं, पर परागण स्वपरागण। अब पर परागण में हम आपको लाभ और हानियां बताएंगे कि पर परागण करने से कौन सा लाभ पाया जाता है, कौन सा हानियां पाया जाता है। यह है पार्ट सेकंड वीडियो। देखिए, फर्स्ट है हमारा क्या है, पर परागण से लाभ। क्या है पर परागण से लाभ? पहला है पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल भारी एवं स्वादिष्ट होते हैं। जो पर परागित पुष्प होते हैं, जो पर परागित पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, बनने वाले जो जो पर परागण से पुष्प करते हैं, मतलब परागित होते हैं, उसमें जो फल बनता है वो भारी होता है, मतलब देखने में अच्छा होता है और स्वादिष्ट होता है। ठीक है, देखने में क्या होता है, अच्छा होता है और वो भारी होता है और स्वादिष्ट होता है। और सेकंड है हमारा, इसमें उत्पन्न बीज भी बड़े भारी। इसमें जो उत्पन्न बीज होते हैं, जो फल हम लोग खाते हैं, जो पुष्प से बनने वाले फल, जो पुष्प से बनने वाले फल हैं, उसमें जो बीज पाया जाता है फल में, वो बड़े भारी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं देखने में और अच्छे अच्छे होते हैं, भारी होते हैं, ठोस होते हैं, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। जो उसमें बीज पाया जाता है वो क्या होते हैं, स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। ताकि उसको अगर कहीं अगर बीज को अगर हम लोग कहीं अगर छींट दें या फिर कुछ भी कर दें, तो वो तेजी से अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये है अच्छी नस्ल वाले पुष्प फल। और तीसरा है, उसके द्वारा रोग प्रतिरोध नई जातियां तैयार की जाती हैं। उसके द्वारा क्या होता है, प्रतिरोधक नई जातियां तैयार की जाती हैं। मतलब जो पर परागित होता है वो अलग अलग जात से परागकण आते हैं, तो इसीलिए परागित होता है। जब वो परागित होता है तो फल जो उत्पन्न, जो फूल से, जो पुष्प से फल उत्पन्न होता है, वो अच्छा और स्वादिष्ट और भारी होता है। उसमें तब अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं उस फल में। उस फल में अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या बताया गया है, उसके द्वारा रोग प्रतिरोध नई जातियां तैयार की जाती हैं। अगर पर परागित नहीं होगा, अगर स्वयं परागित होगा, तो एक ही जात का पुष्प, एक ही जात का बीज, एक ही जात का फल होगा। और पर परागित मतलब ये होता है कि अन्य जातियों के द्वारा पुष्प जो परागकण उड़ के आते हैं वायु के जरिए या फिर किसी और के जरिए या फिर कीट के जरिए, पर परागित जो आते हैं उसमें जो पाया जाता है, जो आते हैं और अलग अलग जातियों के रहते हैं, तो उन परागण अलग अलग जातियों के परागकण रहते हैं, तो वो जो परागण होते हैं, जब वो परागण होता है नर और मादा से, तो उसमें अलग अलग जात के दोनों पुष्प रहते हैं, अलग अलग जात के परागकण भी रहते हैं। तो इसीलिए इसके द्वारा रोग प्रतिरोध नई जातियां तैयार की जाती हैं, नई जातियां तैयार की जाती हैं। चौथा है, इससे अनुवंशिक, चौथा क्या है, इससे चौथा है, इससे अनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इससे क्या होता है, इससे अनुवंशिक पुनर्योजन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पांचवा है परागकण। पांचवा है, परागण में बीजों की संख्या अधिक होती है। परागण में बीजों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मतलब जो परागण होता है, जब परागण होता है, ये पर परागण में जब परागण होता है, इसमें लाभ क्या होता है, इसमें बीजों की संख्या अधिक पाई जाती है। चलिए देखते हैं हम पर परागण से हानियां। क्या, पर परागण से हानियां देखेंगे। क्या है पर परागण में हानियां, देख लेंगे। फर्स्ट है हमारा, यह क्रिया अनिश्चित होती है। यह क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि इसमें परागण के लिए वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया अभी मैंने आपको यही बताया कि वायु के जरिए और कीट के जरिए और जल के जरिए इसमें परागण होते हैं। यह क्रिया अनिश्चित होती है। यह क्रिया अनिश्चित होती है क्योंकि इसमें परागण के लिए केवल वायु, जल एवं जंतु पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो इसमें पर परागण नहीं होगा। और दूसरा है, इसमें पुष्पों इसमें पुष्पों को इसमें पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें पुष्प को, जो पुष्प होते हैं, इसमें हानि है ये।
जो पुष्प होते हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जो पर परागण, जो ये पर परागण आपको बता रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, जो एक पुष्प होता है वो दूसरे पुष्प के ऊपर निर्भर रहता है, और जो स्वयं परागण आता है उस पे किसी पुष्प के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो खुद ही अपना परागण कर सकता है, वो खुद ही परागित हो जाता है। और तीसरा है, परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। परागित करने वाले साधनों की समय पर उपलब्धता न होने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। और क्या है, चौथा है, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित में परागण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। क्या है, पर परागित पुष्प विशेषकर वायु परागित पुष्पों में ये परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। और पांचवा है हमारा, क्या है पांचवा, पांचवा है, पर परागित बीज सदैव संकर होते हैं। पर परागित बीज सदैव क्या होते हैं, संकर होते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम परागण। क्या है, कृत्रिम परागण। इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या है कृत्रिम परागण, क्या है, इस प्रकार का परागण मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए एवं उत्तम नस्लों के लिए उत्पादन किया जाता है। आइए इसका हम विधि देखते हैं। विधि क्या है इसका, इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। इस विधि में दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला पहला क्या है, पहला क्या है, विपुंसन। क्या है, विपुंसन। इस प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में पौधों पर लगे रहते हुए इस प्रक्रिया में पौधों पर लगे रहते हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्थाएं में समस्त पुंकेसर को काट कर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में विपुंसन क्या होता है, इस प्रक्रिया में पौधों पर लगे लगे रहते हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काट कर निकाल देते हैं। समस्त जितने उसमें पुंकेसर पाए जाते हैं द्विलिंगी में, मतलब स्त्री और पुरुष, और इसमें क्या कहते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर, मतलब पुंकेसर और जयांग। पुष्प में स्त्री केसर को जयांग बोलते हैं और पुरुष मतलब नर को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है, पुमंग और जयांग जिसे कहते हैं, अवस्था में समस्त पुंकेसर को काट कर निकाल देता है। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। जो पुष्प दो लिंगी होता है उसमें आप जानते हैं, जो पुष्प दो लिंगी होता है उसमें क्या होता है, उसमें नर एवं मादा मतलब जयांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं। इसी प्रकार वो अपना स्वपरागित कर लेते हैं, मतलब वो अपना स्वयं परागित कर लेते हैं, अपना पुष्प स्वयं ही उत्पन्न कर लेते हैं और स्वपरागित हो जाते हैं। इसीलिए उनको भी स्वयं परागित कहते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसे ही स्वपरागित कहते हैं। और जब पुष्प का पुंकेसर वाला भाग काट कर निकाल देते हैं तो इस प्रकार स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक लिंगी होने के बाद पुष्प कभी भी अपना परागण नहीं कर सकता, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पुष्प हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो। ये प्राकृतिक है, नेचुरल। चलिए हम देखते हैं अपना क्या है नेक्स्ट, थैलीकरण। क्या है नेक्स्ट, थैलीकरण, सॉरी थैलीकरण नेक्स्ट है हमारा। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में बाध्याकृत पुष्प एवं अबाध्याकृत पुष्प को, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में बाध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन के थैली के अंदर बांध दिया जाता है। छिद्रित पॉलीथीन के अंदर क्या किया जाता है, थैली के अंदर बांध दिया जाता है, अंदर बांध दिया जाता है। जयांग के परिपक्व होने पर थैली की खोलकर जयांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी किसी
छिद्रित पौधे के पुष्प, किसी छिद्रित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है, पुनः थैली को ढक दिया जाता है। छिड़क कर जब वर्तिकाग्र तक इसको छिड़क देते हैं तो थैली को तुरंत ही उसको ढक देते हैं। कुछ दिन के पश्चात जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिन के अंदर क्या होता है, जयांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से क्या है, फल से बीज एकत्रित किए जाते हैं। फल से बीज क्या किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। इन्हें अनुकूल मौसम में उगाकर इन्हें अनुकूल मौसम में उगाकर इन्हें क्या करते हैं, अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बाध्यकरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है, बाध्यकरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही एक लिंगी है। मतलब चाहे वो नर हो चाहे मादा हो ना, मतलब चाहे वो जयांग हो चाहे वो पुमंग हो, अगर वो एक लिंगी पुष्प है तो वो तो अपना परागित खुद करेगा नहीं, एक लिंगी है। क्योंकि अगर दो लिंगी वाले रहते हैं तो उसी में उसमें क्या करते हैं, परागकणों के मतलब जो परागकण होते हैं पुमंग के, जो परागकोश होते हैं उसको काट के परागकण को निकाल लेते हैं। मतलब जो पुमंग वाला होता है या फिर स्त्री केसर वाला, कुछ भी एक एक काट लेंगे तो एक ही लिंगी को चाहे स्त्री केसर वाला निकाल लें भाग, चाहे पुमंग वाला निकाल लें, ठीक है, चाहे जयांग वाला निकाल लें चाहे पुमंग वाला निकाल लें। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, जयांग स्त्री केसर और स्त्री केसर जयांग, जो आपको मैं मादा बार बार ये सब बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये आप अलग अलग मत सोचिएगा। ये सब के मतलब जो जैसे पुष्प है तो उसमें उसमें आपको क्या कहता है, मतलब क्या किया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें कहा जाता है पुष्प में मादा को कहते हैं जयांग और नर को कहते हैं पुमंग, पुमंग और जयांग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है हमारा परागण। परागण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्या है, परागण पर वर्तिकाग्र का अंकुरण। चलिए, परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर फूल जाते हैं। जो परागकण होते हैं मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचकर, जो परागकण मतलब जो नर वाला परागकण होता है वो उड़ के जब आते हैं या फिर कहीं किसी के जरिए आते हैं, तो माता के वर्तिकाग्र जब पहुंच जाते हैं तो फूल जाते हैं, मतलब पुष्प बनना शुरू हुए, फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। जब फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं, सर्वप्रथम फूली हुई नली कोशिका को अंतःचोल बाह्यचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से एक परागनलिका के रूप में बाहर निकालता है। क्या होता है, बाहर निकालता है। सर्वप्रथम फूली हुई नली कोशिका का अंतःचोल और वाहचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र से एक पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। यह अंडाशय में स्थित बीजांड के पास पहुंच जाता है। यह क्या होता है, अंडाशय में स्थित बीजांड के पास पहुंच जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। मतलब पराग नलिका जो है वो बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। चलिए देखते हैं, वर्तिका से होते हुए परागनली अंडाशय में पहुंचती है। देखते जाइएगा, सुनिए, वर्तिका से होते हुए परागनली अंडाशय में पहुंच जाती है। परागनली कहाँ से कैसे, पहले वर्तिका में आती है फिर इसके बाद अंडाशय में पहुंच जाती है। परागनली शीघ्र ही बीजांड के समीप पहुंच जाती है। परागनली क्या होता है, जल्द से जल्द बीजांड के समीप मतलब उसके नजदीक पहुंच जाती है। इसी बीच परागनली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेते हैं। इसी बीच परागनली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक
बना लेते हैं। बीजांड में परागनली अंड द्वारा प्रवेश। क्या? बीजांड में परागनली अंड द्वारा प्रवेश, निभागी प्रवेश और कवलोदंग भेदी प्रवेश 3 रास्तों से प्रवेश करती हैं। कौन कौन से 3 रास्तों से प्रवेश करती हैं? चलिए देखते हैं क्या है। परागनली का भ्रूणपोष में प्रवेश। क्या है? परागनली में भ्रूणपोष का प्रवेश। बीजांड में पहुंचकर परागनली बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंच जाती है। यह परागनली किसी एक सहायक कोशिका में प्रवेश कर जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। इससे परागनली का शीघ्र विघटन हो जाता है या इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र बन जाता है, जिससे परागनली में पाए जाने वाले सारे पदार्थ बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं। विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके दोनों नर युग्मक भ्रूणपोष में आ जाते हैं। क्या होता है? विघटित सहायक कोशिका से एक एक करके दोनों नर युग्मक जो विभाजित हुए रहते हैं, 2 नर युग्मक, वो भ्रूणकोश में आ जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। क्या है? दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। यह आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलते हैं। परागनलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती हैं। परागनलिका जो है भ्रूणकोश में जब जाती हैं तो वो फट जाती हैं, जिससे दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। जब परागनलिका भ्रूणकोश में जाती है तो फट जाती है, जिससे 2 नर युग्मक क्या होते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके एक नर युग्मक बना लेता है। एक नर युग्मक क्या करता है? अंडकोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। क्या बना लेता है? एक युग्मनज बना लेता है। इससे संयुग्मन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन किसे कहते हैं? एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। जब अंडकोशिका संयोजन करता है नर युग्मक एक, तो वो क्या बनाता है? युग्मनज बना लेता है। इससे संयुग्मन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर एक द्विगुणित केंद्रक दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं। इससे त्रिसमेकन कहते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसी कारण इसे द्विनिषेचन कहते हैं। त्रिसमेकन से बना त्रिगुणित केंद्रक बाद में भ्रूण पोष का निर्माण करता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण में काम आता है। क्या होता है? भ्रूण के पोषण में काम आता है। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिका एवं प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जब निषेचन होता है इस प्रकार, तो जो सहायक कोशिकाएं होती हैं और प्रमुख कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। क्या होती हैं? नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या है? भ्रूण एवं इसका विकास मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है। चलिए देखते हैं भ्रूण का विकास कैसे होता है। संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है, जो भ्रूण बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजनी कहते हैं। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण पुष्प परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है।
क्या होता है? संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है जो भ्रूण बनाता है। युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा भ्रूणपोष के प्रकार। क्या होगा? भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार, पहला क्या है? केंद्रीय भ्रूणपोष। पहला क्या है? केंद्रीय भ्रूणपोष। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्र की विभाजन द्वारा बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बनता है। क्या होता है इसमें? केंद्र की भ्रूणपोष में क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्र की विभाजन द्वारा बहुकेंद्रीय भ्रूणपोष बनाता है। मध्य में एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। उदाहरण जैसे कैप्सेला, सूरजमुखी, गेहूं, चावल इत्यादि में पाया जाता है। क्या होता है? बहुकेंद्र की भ्रूणपोष बन जाता है, मध्य में एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। उदाहरण के लिए कैसे? कैप्सेला, सूरजमुखी, गेहूं, चावल इत्यादि। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है? कोशिका भ्रूणपोष। सेकंड क्या है? कोशिका भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक से प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है। क्या होता है इसमें? इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है, जिससे यह शुरुआत से ही कोशिका हो जाता है। उदाहरण जैसे मैग्नोलिया और धतूरा आदि। मैग्नोलिया, धतूरा और आदि। थर्ड है क्या है? हीलोबियल भ्रूणपोष। थर्ड क्या है? हीलोबियल भ्रूणपोष। हीलोबियल भ्रूणपोष। चलिए हम लोग ये वाला देखते हैं। हीलोबियल भ्रूणपोष क्या है? यह केंद्रीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था है। यह क्या है? यह केंद्रीय भ्रूणपोष एवं कोशिका भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था है। जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है और कोशिका भ्रूणपोष होता है, दोनों के बीच की अवस्था है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भिन्न का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता है। बाद में इन दोनों भागों में क्या होता है? केंद्रक विभाजन होता है। उदाहरण है एरिमुरस एवं एस्फोडेलस। क्या है? एस्फोडेलस। ये उदाहरण। आप लोग ये नोट्स है, मैं तो नोट से ही पढ़ा रहा हूँ आपको। आप ये लिख भी सकते हैं। जो जितना मैं लिखाया हूँ पूरे चैप्टर में आपको मिलेगा। जितना मैं लिखा हूँ आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना। मेरा तो एक ही बात मानना, आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ना। एनसीईआरटी से पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं, जो कि क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और हम आपको ये नोट्स पढ़ा रहे हैं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा भ्रूणपोष की औतकी। क्या है? भ्रूणपोष की औतकी। भ्रूणपोष में अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। भ्रूणपोष में क्या रहता है? भ्रूणपोष में अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, जो मुख्यतः भ्रूण के विकास में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट पेज। भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है? भ्रूणपोष की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति। जब भ्रूणपोष प्रेजेंट रहता है और एब्सेंट रहता है, तो उसके आधार पर क्या होता है? बीज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भ्रूणपोषी बीज
और दूसरा होता है अभ्रूणपोषी बीज। पहला है भ्रूणपोषी बीज। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है। क्या? ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? ऐसे सभी बीज जिनमें क्या? ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक, जो भ्रूणपोष होता है वो बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है। जो भ्रूणपोष होता है वो कहाँ पाया जाता है? बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है, उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। जैसे क्या? सुपारी, गेहूं, मक्का आदि। जैसे सुपारी, गेहूं, मक्का आदि। चलिए आगे क्या है हमारा? अभ्रूणपोषी बीज। क्या है? अभ्रूणपोषी बीज। इसका डिफिनेशन देखिए। कुछ पौधे जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष। कुछ पौधे जैसे चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष भ्रूण परिवर्धन में पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण, जो भोजन होता है संचित हो जाता है, उसी कारण ये क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण क्या है? बीज व फल का निर्माण। बीज, पहला हम लोग पढ़ेंगे बीज। द्विनिषेचन, 2 मिनट रुकिए। बीज द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया फलस्वरूप बीजांड में बहुत सी परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं? जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं। बाह्य अध्यावरण सूख कर बीज के बीज चोल का निर्माण करता है। क्या होता है? बाह्य अध्यावरण सूख कर बीज के बाह्य चोल का निर्माण करता है। अंतः अध्यावरण अंतः कवच बनाता है। आप लोग इसको पॉइंट टू लिखना, ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। जैसे फेविक्विक अगर हम लोग कहीं चिपकाते हैं तो तुरंत चिपक लेता है, उसी प्रकार अगर आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और एक बार अगर पढ़ेंगे, एक टॉपिक को कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ें। रटना मना है, रटना नहीं, बस पढ़ना है आपको। 3-4 बार एक बार अगर आप पढ़ लेंगे कोई भी चीज़ तो आपको याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिस स्थान पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, जिस स्थान पर बीजांड जो है बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, वह एक चिन्ह नाविका के रूप में बीजावरण पर रहता है। वह एक चिन्ह नाभिका के रूप में बीजावरण पर रहता है तथा बीजांड द्वार बीज के टेस्टा में एक छोटे छिद्र एक छोटे छिद्र के रूप में स्थित रहता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फल। नेक्स्ट क्या है? फल। निषेचन की क्रिया के पश्चात अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, परिपक्व अंडाशय के भित्ति फल भित्ति बनाती है। क्या? परिपक्व अंडाशय की भित्ति को क्या बनाती? फल भित्ति बनाती है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक
कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। क्या होता है, कुछ फलों के निर्माण में, जो फल निर्माण होता है, जो कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें निर्माण, जो कुछ फलों का निर्माण होता है पुष्प के अन्य सहायक चक्र, मतलब जो पुष्प के चक्र होते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं, वो भी कुछ उसमें भी क्या होता है, सहायक होते हैं, जैसे बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन आदि भी भाग लेते हैं। तब ऐसे फल असत्य फल कहलाते हैं। जिसमें बाह्यदलपुंज, दलपुंज मतलब जिसमें पुष्प के चक्र भाग लेते हैं, उस पुष्प को क्या कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आदि। जैसे सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी आदि, ये सब क्या है, असत्य फल हैं। दिस इज अ फॉल्स फल, मतलब दिस इज अ फॉल्स फ्रूट। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली परिवर्तन। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाली परिवर्तन। बाह्यदलपुंज, जब निषेचन होता है तो पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला है बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज में आइए देखें क्या होता है, प्रायः गिर जाते हैं। प्रायः बाह्यदलपुंज में क्या होता है, प्रायः गिर जाते हैं। कभी कभी फल के साथ चीर लगने रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन आदि। क्या होता है, फल के साथ चीर लगने रहते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन आदि। दलपुंज, दलपुंज में क्या होता है, प्रायः गिर जाते हैं। ये भी क्या होता है, गिर जाते हैं। पुमंग भी गिर जाता है और वर्तिकाग्र भी। जो दलपुंज होता है और बाह्य दलपुंज होता है, ये दोनों तुरंत ही गिर जाता है। जो पुमंग होता है, वर्तिकाग्र होता है, ये भी गिर जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्तिका। वर्तिका भी गिर जाता है, अंडा से फल में बदल जाता है। अंडा से क्या है, फल में बदल जाता है। और बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडा से फल में बदल जाता है, जिससे प्रकार फल और पुष्प की निर्माण होता है। चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। निषेचन जब होता है तो बीजांड में होने नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। निषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। बाह्य अध्यावरण, बीज का बीजचोल बनाता है। बीज का क्या बनाता है, बीजचोल बनाता है। और अंतः अध्यावरण क्या है, बीज का अंतः कवच बनाता है। बीज का अंतः अध्यावरण क्या है, बीज का अंतः अध्यावरण क्या है, बीज का अंतः कवच बनाता है। और बीजांड वृंत क्या है, नष्ट हो जाता है। बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है। बीजांड द्वार क्या है, बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। बीजांड द्वार अपने ही रूप में, मतलब बीजांड द्वार के ही रूप में रहता है। और बीजांड काय प्रायः समाप्त हो जाता है, ये तुरंत खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाली परिवर्तन। निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष में होने वाला परिवर्तन, फर्स्ट है प्रथमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाते हैं। प्रथमुख कोशिकाएं क्या होती हैं, उसमें नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज भ्रूणपोष बनाता है। और थर्ड क्या है, भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। युग्मनज भी भ्रूण बनाता है। युग्मनज जो है भ्रूण बनाता है, भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष बनाता है। और सहायक कोशिका क्या है, नष्ट हो जाती हैं। सहायक कोशिका नष्ट हो जाती हैं। अब चलिए हम देखते हैं असंग जनता क्या है, कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंगजनता कहते हैं। असंगजनता कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। असंगजनता कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। असंगजनता किसे कहते हैं, जब कभी कभी पौधे के जो जीवन चक्र होता है वो युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं बनाते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन मतलब जो 2 नर युग्मक बनाते हैं, जो 2 नर युग्मक बनाते हैं अर्धसूत्री विभाजन होकर। और इसमें क्या होता है,
असंग जनता में क्या होता है, कभी कभी पौधे जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, तब भी इसमें नए पौधों का निर्माण हो जाता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनता कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे। पहला है कायिक जनन। पहला क्या है, कायिक जनन। इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त पादप में, पहला है कायिक जनन, इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त का पादप के अन्य किसी भी भाग जैसे जड़, इसके अंतर्गत बीजों के अतिरिक्त पादप के अन्य किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या कलिका से नए पौधे का उत्पन्न किया जाता है। नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है। बीज के स्थान पर उपयोग में लाए जाने वाले इन पौधों के भागों को क्या कहते हैं, प्रोपेगुल कहते हैं। इन पौधों के भागों को क्या कहते हैं, प्रोपेगुल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गन्ना, आलू इत्यादि, जैसे गन्ना, आलू इत्यादि। दूसरा है हमारा अनियेक बीजता। क्या है, अनियेक बीजता। बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। यह निम्न प्रकार का होता है। यह निम्न प्रकार का होता है। चलिए फर्स्ट इसमें देखते हैं कौन सा प्रकार है, अपस्थानिक भ्रूणता। क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें भ्रूण का निर्माण बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों का द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। इसमें क्या होता है, अध्यावरण द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। उदाहरण जैसे नींबू, आम, संतरा, प्याज आदि। नींबू, आम, संतरा, प्याज आदि। और दूसरा है द्विगुणित बीजाणुता। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण कोश बन जाता है। इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से सीधे बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण बन जाता है। उदाहरण जैसे पार्थिनियम में। थर्ड है क्या, अपबीजाणुता। इसमें बीजांडकाय की कोई कोशिका, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो आपको इसको पढ़ा दिया हूँ वैसे भी, लेकिन इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कहाँ से लिखने की ज़रूरत है, कहाँ से नहीं, लेकिन आपको पढ़ा दिया हूँ। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में मैं दे देता हूँ, देख लीजिएगा। लेकिन ये सब ज़रूरी नहीं है, मैं टिक कर देता हूँ इसमें कौन कौन सा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे अपस्थानिक भ्रूणता, यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला मत लिखिएगा। फिर इसके बाद ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ठीक है। इसमें से इतना आपको नहीं करना है जितना मैं करवा दी हूँ। बस यहाँ तक, कायिक जनन तक आपको करना है, कायिक जनन तक, बस यही कर लेंगे। इसके बाद इसका भाग नहीं लिखना है। जो लिखा है यहाँ पर, इन पौधों के भागों के प्रोपेगुल कहते हैं ना, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, ये वाला आपको कर लेना है, अनेक बीजता वाला, ये सेकंड वाला यहाँ तक करना है आपको। फिर उसके नीचे वाला नहीं करना, लेकिन आपको उसको वो सब पढ़ना है, ठीक है। लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं आपको। मैं आपको उतना ही टॉपिक लिखाना चाहता हूँ कि जितना आपको मतलब ज़रूरी है, आवश्यकता है, जितना आप लोग पेपर में आएगा। लिखा दिया हूँ मैं तो, नोट्स बना दिया हूँ पूरा, क्योंकि मैं तो बुक्स में से नोट्स बनाया हूँ, ठीक है। बुक में से नोट्स बनाया हूँ। और फिर इसके बाद आपको हर एक पूरा हेडिंग लिखाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको पूरा हेडिंग लिखाया है, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये पेपर में ज़्यादा नहीं पूछा जाते हैं, जो जो पेपर में पूछे जाएंगे वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ना।
तो नेक्स्ट हमारा है क्या है, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फल कहते हैं। क्या, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। यह फल कौन से होते हैं, बीज रहित। यह फल बीज रहित होते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारा अनिषेक जनन। अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या, अंड कोशिका से बिना निषेचन, अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण, जो अंड कोशिका होती हैं अगर उसमें निषेचन नहीं होता है तब भी अगर भ्रूण बन जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब, अनिषेक जनन वो ऐसे ही लिखा है पहले से, अनिषेक जनन, इससे भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं। जैसे सब लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फार्मूला से ही उसका डिफिनेशन बना लेते हैं, उसी प्रकार से आपको कई तरीके से अपना माइंड का इस्तेमाल करना चाहिए और खाली जो क्वेश्चन होता है उसको देख के ही आपको उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। दिमाग चलाइए बस, और कुछ नहीं है इसमें रखा। नेक्स्ट है बहुभ्रूणता। क्या है, बहुभ्रूणता, सॉरी, बहुभ्रूणता। चलिए, एक बीजांड या बीज में से, एक बीजांड या बीज में से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बीजांड या बीज में से अधिक भ्रूण, जो एक, मान लीजिए एक बीजांड है या फिर बीज है, उसमें से अगर अधिक भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम एबी ल्यूएनहाक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, एबी ल्यूएनहाक, एबी ल्यूएनहाक ने की थी। इसकी खोज सर्वप्रथम एबी ल्यूएनहाक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। किसके बीजों में, संतरे के बीज में। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा। क्योंकि क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपके एमसीक्यू में, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा अनावृत्ति बीजी पौधे में यह सामान्य घटना है। अनावृत्ति बीजी पौधे में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत्त बीजी पौधे में, परंतु आवृत्त बीजी पौधे में, अनावृत्ति पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत्त बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती है। क्या होता है, आवृत्त बीजी पौधों में यह काफ़ी कम पाई जाती हैं, और अनावृत्ति पौधों में क्या होता है, बीजी में पौधों में यह सामान्य घटना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बहुभ्रूणता निम्न प्रकार की होती है। बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा, पहला देखिए, सरल बहुभ्रूणता। इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं। इसमें बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होते हैं। इनमें इनमें निषेचन के बाद निषिक्तांड बनते हैं। इसमें क्या होता है, निषिक्तांड बनते हैं निषेचन के बाद, और प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है। निषिक्तांड बनते हैं और प्रत्येक से भ्रूण का निर्माण होता है, जैसे सरसों नींबू आदि में, जैसे सरसों नींबू आदि में। और दूसरा देखते हैं क्या है, मिश्रित बहुभ्रूणता। इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। इसमें एक से अधिक पराग नलिकाएं बीजांड में जाती हैं। अतिरिक्त युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा प्राथमिक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं। इसमें युग्मक सहायक कोशिकाओं अथवा प्राथमिक कोशिकाओं से संयुक्त हो जाते हैं। इसे भ्रूण बनता है, जैसे सजिरेरिया में, जैसे सजिरेरिया में। जैसे सस्टेरिया में। और थर्ड है हमारा विदलन बहुभ्रूणता। क्या है, विदलन बहुभ्रूणता।
यह युग्मनज के दो या अधिक भाग में विभाजन से होते हैं। प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। प्रत्येक भाग से क्या होता है? भ्रूण बनता है, जैसे क्रोटोलेरिया आदि में। और चौथा है हमारा अपस्थानिक बहुभ्रूणता। जब बीजांड के अन्य भागों जैसे सहायक कोशिका, प्रमुख कोशिका, बीजांडकाय अथवा अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है तो इसी अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा, आम, नागफनी आदि। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से और ये जब पहले था तो सेकंड चैप्टर था। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ मैं हर एक हेडिंग पढ़ा चुका हूँ और कुछ नहीं बाकी है। अब आपको इसी चैप्टर के MCQ कम से कम 100 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। 100 क्वेश्चन MCQ कराए जाएंगे ताकि आपको ये लेसन से कोई दिक्कत और कोई परेशानी, कोई डाउट ना हो। ये नोट्स है, मैं तो नोट्स में से ही लिखाया हूँ, आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ सब कुछ। आप यही नोट्स लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे। ठीक है, थैंक्स। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरा जो न्यू अपडेट वीडियो है, जितनी वीडियो मैं नया नया डालूंगा, सब आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, थैंक्स।